बाली विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन सबसे खास है यहाँ पे दीपशिता धर। दीपशिता जो है अभी जेएनयू में पीएचडी कर रही हैं, शायद पॉपुलेशन ज्योग्राफी में माइग्रेशन पे आप पीएचडी कर रही हैं। दीपशिता आप ये बताएं कि एक तरफ जगमोहन डालमिया की बेटी, सिटिंग एमएलए अमीर बाप की बेटी हैं वो, उनकी पार्टी भी बहुत अमीर है, बहुत बड़ी है, उनसे आप कैसे मुकाबला कर रही हैं? जैसे हम जो वामपंथी लोग हैं, हमारी तो हमेशा मुकाबला अमीर लोगों के साथ ही हुआ, अमीर लोगों के खिलाफ ही हुआ है। हम कहते हैं कि ये जो इस बार का चुनाव है, ये अब वामपंथियों का जो राजनीति रहा है, वो हमेशा ही जो लोग पूंजीपति है, जो लोग गरीबों की, मेहनत कशों की जो श्रम है, जो लेबर है, उनसे जो पूंजी बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में नैरेटिव चल नहीं रहा है। लोकतंत्र बहुत महंगा हो चुका है, चुनाव बहुत महंगा हो चुका है। एक प्रधान के चुनाव में लोग करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो पैसे तो खर्च हो रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। बंगाल के जो इलेक्शन रहा है, 34 साल का हमारा जो रवायत रहा है, वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं था कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपके पास पैसा होना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए पैसा, दिखावा ये ज़रूरी नहीं था। पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए संगठन ज़रूरी था। कितना ज़्यादा आप लोगों के पास जा पा रहे हैं, कितना ज़्यादा आपका संगठन मजबूत है, और हम उसी जो बलबूते हैं, वही जो बुनियादी सवाल है, उसके ऊपर चुनाव लड़। मैं इस बार का चुनाव देख रहा हूँ, एक तो धार्मिक लाइन पे पोलराइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, और अगर ये पोलराइजेशन आगे बढ़ता रहा तो किस तरफ बंगाल जा रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि इस बार का चुनाव बिल्कुल नए तरीके से हो रहा है? इस बार का चुनाव नए तरीके से है। जो बात आपने कहा कि जिस तरीके का पोलराइजेशन है, जिस तरीके से धर्म जात को एकदम राजनीति की मेन स्ट्रीम कर दिया गया है, इस बार का चुनाव का एजेंडा, अगर 2011 में चुनाव हो रहा था तो उसमें एक डिबेट था कि क्या हम कृषि करेंगे या फिर कारखाना बनेगा। इस बार का अगर चुनाव है, वो चुनाव धर्म के आधार पे हो रहा है, जात के आधार पे हो रहा है। कोई ममता बनर्जी को बेगम कह रहा है, ममता बनर्जी उन लोगों को मीर जाफर कह रही हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा ममता बनर्जी नहीं होने दे रही हैं। तो मीर जाफर, बेगम, जय श्री राम, ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में शायद ऐसा नहीं होता था। पहली बार इस तरीके के नैरेटिव आ रहा है और इसके इर्द गिर्द लोग जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं। जैसे इसलिए क्योंकि इन लोगों के पास मीडिया बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, तो एक तरीके की नैरेटिव इनको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। पर उसकी अपोजिट में, उसके विकल्प में हम हैं। हम कह रहे हैं हो सकता है आप हिंदू है, हो सकता है मुसलमान है, पर नौकरी तो आपको भी चाहिए। अगर जय श्री राम बोलने पे, अगर अल्लाह अकबर बोलने पे आपका भूख मिट जाती, तब तो सारी समस्याएं समाधान हो जाता। हम पश्चिम बंगाल के जो छात्र नौजवान हैं, हम कह रहे हैं आप जय श्री राम बोले, अल्लाह अकबर बोले, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलिए, ममता बनर्जी जिंदाबाद बोले, आपकी नौकरी के लिए हम संघर्ष करेंगे, आपकी शिक्षा के लिए हम संघर्ष करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। हमें लगता है लोगों की जो बुनियादी सवालें हैं, जिस तरीके से उनको दरकिनार करने की कोशिश है राजनीति में, उसका वो जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को रिवाइव करने की जिम्मेदारी हम पे है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो बताया गया कि वेस्ट बंगाल के जो मुसलमान हैं सबसे बुरी हालत में हैं। एजुकेशन का रेट बहुत ठीक नहीं है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी बहुत ठीक नहीं है, पर कैपिटा इनकम है उसमें भी ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, और ये आपके शासन में भी था। तो आप लोगों को कैसे कन्विंस कर रहे हैं कि जो 34 साल का शासन था ज्योति बसु का और बुद्धदेव भट्टाचार्य का, उससे वो शासन अलग होगा, वो नेतृत्व अलग है, वो आइडिया अब अलग है, कुछ अलग है, या फिर उसी नैरेटिव को लेकर आ रही हैं? जब सचार कमेटी का रिपोर्ट आया, बहुत सारे लोग जब सरकारी रिपोर्ट आते हैं उनको झुठलाने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल का जो वामपंथी सरकार है, हमने उनसे सीख ली, एंड वेस्ट बंगाल वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने ओबीसी ए में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन चालू किया। सचार कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसको मानते हुए बहुत सारे राज्यों में जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसमें ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरी बात, जो बात हम कह रहे हैं कि बुद्ध भट्टाचार्य और ज्योति बसु का नाम आपने लिया, बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी चीज़ हम ठीक नहीं कर पाए, लेकिन ये बात हम गर्व के साथ कहते हैं कि पिछले 34 साल में एक दिन के लिए भी पश्चिम बंगाल के अंदर दंगा नहीं हुआ। 2002 साल गुजरात दंगा हुआ, देश की बहुत सारी जगह पे दंगा हुआ। 1992 बाबरी गिराया गया, देश के अंदर दंगा हुआ। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पे हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं। लेकिन पुलिसिया दमन की बात कही जाती है, आपको मतलब याद होगा 1979 में जो मौरिक झापी की बात कही जाती है कि वहाँ से बांग्लादेश से माइग्रेट करके या मजबूरी में जो वहाँ पे दलित हिंदू आए, उनके साथ पुलिस ने दमन किया। आप मतलब आधिकारिक रूप से कोई रिपोर्ट नहीं कि कितने लोगों की जान गई, लेकिन कहा जाता है कि हज़ारों लोगों की जान गई थी। तो
वो भी आप ही के शासन में हुआ था, मतलब 2 साल ही पहले ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने थे, तो ये भी तो आप लोग के ऊपर दाग है ना। नहीं, मरीज झापी में जो सरकारी आंकड़ा है वो ये कहता है कि 4 लोगों की मौत हुई थी, और सरकार का जो नैरेटिव है, इसलिए क्योंकि हम सरकार की बात ही कह सकते हैं, उनका ये था कि कुछ लोग मरीज झापी के अंदर, वो एक प्रोटेक्टेड एरिया था, फॉरेस्ट था, उसको बिना परमिशन लिए उसको काट के घर बनाए, वहाँ का जो टिम्बर है उसको वो लोग बेच रहे थे, तो उसके लिए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और 4 लोगों की मौत हुई। ये जो 1000 लोगों की मौत एटसेट्रा जो नैरेटिव है, उसके लिए कोई खास सबूत उस टाइम का जो पश्चिम बंगाल का सरकार था उनके पास नहीं था। ममता बनर्जी 2011 में जब सरकार में आई, उन्होंने एक कमीशन बनाया, मरीज झापी के लिए कमीशन बनाया, आनंद कुमार की हत्या के लिए कमीशन बनाया। हम तो कह रहे हैं आप कमीशन बनाई है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और अगर जो क्लेम किया जाता है कि ये लोग कल्प्रिट थे, सरकार का ऐसा इन्वॉल्वमेंट था, आप उसमें कार्रवाई कीजिए, उसमें अब सजा सुनाइए अगर ऐसा हुआ है। तो लेफ्ट फ्रंट के पास नया क्या है? ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य का जो सीपीएम थी, उनके बाद सीपीएम के पास, उसके जो पास झोली है, उसमें क्या नया है देने के लिए? हमारे पास मैनिफेस्टो है, जो उसमें हम बोल रहे हैं जो 100 दिनों का काम UPA 1 में हम शुरू किए थे, जब हमारा और कांग्रेस का मिलीजुली सरकार था, UPA 1 बना था, उसमें हम 100 दिनों का काम शुरू किया था। अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम उसको 150 दिन बनाएंगे, ये हम करके दिखाए हैं, उसका एक्सटेंशन होने वाला है। हम कह रहे हैं लॉकडाउन के टाइम हमने देखा किस तरीके से जो प्रवासी मजदूर है उन लोगों को सड़क पे चलने पे मजबूर कर दिया गया, कोई सोशल सिक्योरिटी उनके पास नहीं है। अगर हमारा सरकार बनता है तो प्रवासी मजदूरों के लिए हम अलग से दफ्तर बनाएंगे। ममता बनर्जी जैसे उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा, कई नेताओं को पत्र लिखा, तो इसको इस रूप में देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं परेशान है चुनाव को देखते हुए। आपको भी ऐसा लग रहा है? हाँ, परेशान तो वो है ही, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने बनाया था, जिन गुंडों के थ्रू, जिन मशीनरी के थ्रू उन्होंने इतने दिनों से इलेक्शन करवाया, अब वही सारे गुंडे, वही सारे चोर, अब वही सारे डकैत बीजेपी के पास है। तो उन्हें भी मालूम है कि जिस तरीके से वो पहले चुनाव जीतती थी, उस तरीके से वो चुनाव नहीं जीत पाएगी। उन पे जो मुस्लिम अपीजमेंट का जो आरोप लगता है, आप इससे सहमत हैं? मुझे लगता है उन्होंने बहुत अननेसेसरी सिंबॉलिज्म किया है, चाहे वो मुअज्जम भाता हो, इमाम भाता हो, या फिर रेड रोड में जब इफ्तार किया जा रहा है वहाँ पे जाके नमाज पढ़ना हो, ये सब करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं था। क्या आपको नहीं लगता है कि लेफ्ट फ्रंट में, सीपीएम में कोई एक बड़ा दलित नेता होना चाहिए था, एक बड़ा मुस्लिम नेता होना चाहिए था, ओबीसी से कोई होना चाहिए था, जो लगे कि मतलब एक इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन सबका हो? वेस्ट बंगाल का सोसाइटी है, उसमें जो डोमिनेंट कास्ट है, 3 डोमिनेंट कास्ट है, और हमने देखा है कि पॉलिटिक्स के अंदर इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, पर इसके मतलब ये नहीं हो जाता कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो ओरिएंटेशन है वो ब्राह्मणिस्टिक है, या फिर वो पर्टिकुलर कास्ट को अपीज करते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर जो सोसाइटी था वो पार्टी सोसाइटी था। हमने कोशिश किया कि जो वर्टिकल सॉलिडारिटी है, जो आज नरेंद्र मोदी करने की कोशिश कर रहे हैं, कि एक यूनिफाइड हिंदू, जिस हिंदू आइडेंटिटी में एक ब्राह्मण भी है, एक शूद्र भी है, एक ओबीसी है, उन सब लोगों को वो हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वो कास्ट जो हायरार्की है, जो स्ट्रेटिफिकेशन है, उसमें हम कभी गए नहीं। हमने लोगों को क्लास से जोड़ा। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप नहीं गई, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन में डाइवर्सिटी होनी चाहिए थी वो आप लोग नहीं कर पाए। इस बात से तो आप सहमत होंगे? पूरी तरीके से मैं सहमत नहीं हूँ। रामचंद्र डोम हमारा इतना बड़ा लीडर है, वो सेंट्रल कमेटी के मेंबर है, वो दलित परिवार से आते हैं। मोहम्मद सलीम का बात मैंने पहले ही कहा। अब हो सकता है कि एकदम सिंबल में अगर आप देखेंगे कि हम एक मतलब कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं हुआ, तो उस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास एक दलित प्रेसिडेंट है। इस मामले में सीपीएम दलित प्रेसिडेंट है हमारे पास, भारत के अंदर एक दलित प्रेसिडेंट है, पर क्या इसका मतलब ये है? तो आपको बीजेपी में मिल जाएंगे, कांग्रेस में भी। जगजीवन राम भी बड़े नेता थे, लेकिन कांसी राम एक नेता थे जो कि चीजों को डिसाइड करते थे, उनके हाथ में फैसला लेने की ताकत थी। वैसे नेता की मैं बात कर रहा हूं। मैं वही क्वेश्चन कर रही हूँ। तो हमारा सवाल क्या है? क्या हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं? अगर हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देखें तो बीजेपी से ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेड पार्टी तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन उनका पॉलिसी क्या है, वो दलितों के लिए क्या किया है, ओबीसी के लिए क्या किया है, पिछड़े लोगों के लिए क्या है, उनका थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इन लोगों के लिए क्या है? हम कह रहे हैं हो सकता है, और ये बात मैं मानती हूँ, कहीं ना कहीं वामपंथियों के अंदर और भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन का आवश्यकता था, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन का कमी होना कहीं हमारा जो पॉलिसी लेवल है, हमारा जो ओरिएंटेशन है, पिछड़े दबे कुचले जो लोग हैं उनके लिए काम करने में। सीपीएम बदलेगी। बुद्धदेव भट्टाचार्य और ज्योति बसु की जो सीपीएम थी, जो ये सवाल उठता है कि अपर कास्ट और कोलकाता का जो भद्रलोक था वो राजनीति डील कर रहा था, क्या सीपीएम उससे अब आगे निकलेगी या फिर वैसे ही रहेगी? हम हर दिन हर रोज बदल रहे हैं। समय का जो मांग है उसको सामने लेते हुए हम बदल रहे हैं। बहुत सारे खामियां थी, बदलने पे मजबूर कर नहीं, बीजेपी ने बदलने पे मजबूर नहीं किया है। पश्चिम बंगाल के लोग जो हमारे समर्थक हैं, उन्होंने हमें हर दिन हर रोज बदलने की प्रेरणा दी है कि उनके लिए अगर हमें और भी बेहतर काम करना है तो हमको बदलना पड़ेगा, समय के साथ बदलना पड़ेगा।